प्लास्टिक 4 हमारे पाठ्यक्रम में, पॉलीथीन, पीवीसी, PAN, पॉली स्टाइरीन। इन दोनों के पूरे नाम आपको पता हूँ, पॉली विनाइल क्लोराइड और पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। एकलक इकाइयाँ, इन चारों बहुलक की एकलक इकाइयाँ एक ही प्रकार की होती है। जैसे इसमें केवल क्या भाग लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या भाग लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसमें क्या भाग लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl और इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH6H5। यहाँ जब आप सभी के N अणु लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इन्हीं से संबंधित बहुलक। बहुलक बनाते समय क्या करना है, हमें द्विबंध को एकल बंध में कन्वर्ट करना है और दोनों संयोजकताएं फ्री करनी है। ये बन गया पॉलीथीन, सेम टू सेम यही प्रोसेस इसमें करनी है। यहाँ Cl आ जाएगा केवल, ये N यहाँ, ये ध्यान रखना ये N आपको यहाँ लगाना होगा और ये दोनों संयोजकताएं आपको फ्री रखनी है। इसके बाद ये 2 बन गए, तीसरा होगा तो CH2 CHCN और ये है CH2 CHC6H5। ये बन गए हमारे पास पॉलीथीन, PVC, PAN, पॉलीस्टाइरीन। ये ऐसे बहुलक हैं या प्लास्टिक हैं जिनमें केवल एक प्रकार की एकलक इकाई भाग ले रही है। इसी के साथ 2 बहुलक और हमें पढ़ने हैं, इसमें कृत्रिम रेशे हैं, नायलॉन 6 और टेरिलीन। इन दोनों बहुलक में 2 अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती हैं। अभी तक तो यही पूछा गया है कि नायलॉन की एकलक इकाइयाँ बताओ या टेरिलीन की एकलक इकाइयाँ, लेकिन अभी तक समीकरण पूछी नहीं है, लेकिन समीकरण सिलेबस में दी है तो हमें सीखनी पड़ेगी, हम सीखेंगे। तो इसमें 2 प्रकार की एकलक इकाइयाँ, नायलॉन 6 में एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। तो नायलॉन 6 बहुलक में क्या लेना है हमें, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। दोनों ही एकलक इकाइयों में कार्बन की संख्या 6 होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नायलॉन 6 एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है और एकलक इकाइयों के नाम पूछे हैं तो आपको सिर्फ ये 2 नाम लिखने हैं, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। यदि इसकी पूरी समीकरण पूछ ली कि नायलॉन 6 बहुलक बनने की रासायनिक समीकरण, तो आप देखिए इसमें एडिपिक अम्ल का सूत्र होता है, ये 6 कार्बन का अम्ल है। इसमें क्या होगा, CH2, इसे यहाँ लगाएंगे हम 4 कार्बन और यहाँ COOH और यहाँ COOH। हमने 5वें लेसन में भी देखा था, अम्ल जब कार्बनिक अम्ल की बात होती है, और अभी मैंने इसी चैप्टर में आपको रूट पद्धति में फार्मिक अम्ल याद करवाया था एक, और एक करवाया था एसिटिक अम्ल। तो ये देखिए ये अम्ल की पहचान के लिए एक क्रियात्मक समूह होता है, इसीलिए यहाँ COOH और यहाँ भी COOH प्लस हेक्सामेथिलीन। तो हेक्सामेथिलीन, हेक्सा का मतलब 6, ये 6 मैथिलीन, डाईएमीन यानी 2 एमीन। तो ये होता है बच्चों एमीन का फॉर्मूला। जैसे मैंने लिखा है, अगर इसी तरह से हम आप सूत्र को खोल कर लिखेंगे तो इससे बहुलक बनने में आसानी होगी, कहीं आपसे गलती नहीं होगी। अब देखिए इससे बहुलक बनाते हैं। ये संघनन बहुलककरण क्रिया विधि द्वारा बनते हैं। इसमें यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H, ये दोनों निकलते हैं -H2O और ये दोनों यहाँ से आपस में जुड़ जाते हैं। तो आप देखिए, आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, CH2 C डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये निकल गया बाहर -H2O, यहाँ से NH, CH2 6
NH, यहाँ से ये इस श्रृंखला को खुला रखना है, यहाँ N लगाएंगे और यहाँ C डबल बॉन्ड O, इसे ऐसे खुला रखेंगे। यहाँ N अणु लिए हैं और यहाँ भी ये N अणु लिए हैं, तो ये आप चाहे यहाँ भी ऐसे लिख दो NH2, यानी अगर 50 अणु हमारे पास एडिपिक अम्ल है और 50 हेक्सामेथिलीन है तो आपस में ये 100 अणु इस तरह से ही जुड़ेंगे। आगे एक और जोड़ना हो तो इसके साथ यहाँ क्या आएगा, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, फिर ये CH2 4 C डबल बॉन्ड O, फिर आगे NH CH2 6, इस तरह से, इस प्रकार ये आगे जुड़ते जाएंगे। लेकिन हमें आगे इतना नहीं करना, आप सिर्फ ये दोनों सूत्र याद करें। कैसे याद रखेंगे कि दोनों 6 कार्बन के अम्ल हैं और अम्ल है तो इसमें 2 COOH ग्रुप आएंगे दोनों किनारों पर, और इसमें दोनों किनारों पर क्या आएगा NH2। यहाँ से OH और यहाँ से H से क्या निकलेगा H2O, और ये बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनता है। ये है हमारे पास नायलॉन। अब इसके उपयोग हैं तो ये इससे कुछ प्रकार के कपड़े, रेशे, ब्रश, अच्छी क्वालिटी के बहुलक या प्लास्टिक इससे बनाए जाते हैं। ये है हमारे पास नायलॉन 6। इसी के साथ दूसरा बहुलक हम देखते हैं टेरिलीन। क्या पढ़ना है दूसरा में, टेरिलीन। टेरिलीन, टेरिलीन में हमें लेनी है, एक तो लेते हैं टरथैलिक अम्ल प्लस इसकी एकलक इकाई एक होती है एथिलीन ग्लाइकोल। टरथैलिक अम्ल का सूत्र है ये, यहाँ अब आएगी एक बेंजीन रिंग, दोनों तरफ वही C डबल O OH, यहाँ भी C डबल O OH, इसके भी क्या लेंगे N अणु, प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। एथेन या एथेन में 2 कार्बन होते हैं तो ये 2 कार्बन, ग्लाइकोल ये OH क्रियात्मक समूह होता है, ये होता है सूत्र एथिलीन ग्लाइकोल। इन दोनों से भी क्या निकलेगा, यहाँ से H2O, और अपने पास इसमें बनता है यहाँ C डबल O O CH2O। इस प्रकार यहाँ भी N अणु और यहाँ भी N अणु, और ये क्या बन गया, यहाँ भी H2O निकलेगा। ये कौन सा बहुलक है हमारे पास, टेरिलीन, या इसी का एक नाम और होता है डेक्रोन, या इसे कहते हैं पॉलिस्टर। ये एस्टर बंध बनता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, पॉलिस्टर। तो ये हमारे कृत्रिम रेशे 3 प्रकार के हैं 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम में। वैसे तो बहुत हैं ये, तो उसमें कौन सा है, पहला नायलॉन 6, दूसरा टेरिलीन, और तीसरा एक और है जिसका नाम है रेयोन। ये अर्ध संश्लेषित बहुलक है। अर्ध संश्लेषित मतलब कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों मिक्स हैं। जैसे इसे हम प्रकृति से पहले क्या प्राप्त करते हैं, सेल्यूलोज, क्या लेते हैं, सेल्यूलोज। इसमें 2-3 रासायनिक पदार्थ मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रेयोन। सेल्यूलोज में पहले क्या मिलाना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या मिलाना है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, फिर इसमें क्या डालना है, तनु H2SO4। तो हमें क्या है, रेयोन के महीन पतले रेशे प्राप्त हो जाते हैं। ये हैं हमारे तीन प्रकार के कृत्रिम रेशे। एक बार फिर तीनों को एक साथ बता देती हूँ, देखिए। पहला क्या देखा हमने कृत्रिम रेशे में, नायलॉन 6, दूसरा क्या है हमारे पास, टेरिलीन, और तीसरा क्या है, रेयोन। इन तीनों को आप कैसे याद करेंगे, ये देखिए। पहला है नायलॉन, दूसरा टेरिलीन, और तीसरा क्या करना है, रेयोन। तो रेयोन अर्ध संश्लेषित अगर आपसे पूछा जाए बहुलक या रेशे तो ये है। इसमें क्या करना है, प्रकृति से हमें क्या प्राप्त करना है, पहले सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में हम क्या मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
उसमें फिर क्या मिलाएंगे, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, और उसमें क्या मिलाएंगे, तनु H2SO4, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, रेयोन। इसी प्रकार टेरिलीन की एकलक इकाइयाँ क्या है, टरथैलिक अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। टरथैलिक अम्ल का फॉर्मूला बेंजीन रिंग, इसके दोनों तरफ क्या करने हैं, COOH, यहाँ भी बेंजीन रिंग और COOH के N अणु लेंगे, और यहाँ एथिलीन यानी 2 कार्बन, यहाँ क्या लेंगे, OH, यहाँ भी OH N अणु, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ बना रही हूँ मैं, ये हमारी बेंजीन रिंग, ये यहाँ COO, यहाँ CH2O, इस प्रकार ये N, ये बन गया हमारे पास टेरिलीन। ये नाइलॉन 6 वही 6 कार्बन, तो CH2 के 4 और 2 COOH प्लस क्या बनाना है, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, यहाँ से क्या निकालेंगे, H2O। तो बच्चों यहाँ क्या बनेगा, CH2 4 C डबल बॉन्ड O NH CH2 6, ये। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के कृत्रिम रेशे। इसी के साथ कुछ दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण 3 प्रकार के यौगिक और हैं। एक तो है पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे हम कहते हैं सामान्य फ्रियोन। क्या कहते हैं, फ्रियोन। तो इसमें आपको एक तो फ्रियोन की परिभाषा याद रखनी है, क्या नाम होगा, परिभाषा क्या होगी, पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला टॉपिक है हमारा फ्रियोन। फ्रियोन में क्या देखेंगे, पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन, पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए नाम से देखिए आप पता चलेगा, एल्केन है ये। पॉली यानी एक से ज़्यादा, क्लोरो यानी ClF और कार्बन, इन तीनों से बनाना है यौगिक, और उसका नाम क्या होगा, फ्रियोन। तो जैसे इसके आपके सिलेबस में 4 फॉर्मूले हैं, फ्रियोन 11, फ्रियोन 12, फ्रियोन 112 और फ्रियोन 113। तो इसमें क्या है, हमें क्या करने हैं, आपको इसके फॉर्मूले याद रखने हैं कि फ्रियोन 11 का फॉर्मूला क्या है। तो क्या होगा, CFCl3, और फ्रियोन 12 का CF2Cl2। फ्रियोन 112 में हमें क्या करने हैं, C2F2Cl4, और फ्रियोन 113 उसमें क्या हो जाएगा, C2F3Cl3, इस प्रकार। तो ये हैं हमारे पास 4 प्रकार के फ्रियोन। इसके फ्रियोन क्या है, या तो ये परिभाषा आती है, या फ्रियोन के उपयोग क्या है, हम जितने भी एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, AC, इन सब ये सब इस्तेमाल करते हैं, इनमें कौन सी गैस होती है, ये फ्रियोन इनमें इस्तेमाल की जाती है, यानी शीत एयर कंडीशनर कूलिंग के लिए। अब ये बने कैसे हैं, ये देखो कार्बन की संयोजकता 4 है, तो ये FCl फ्रियोन 12, तो ये FCl, यहाँ 2 कार्बन, ये दोनों ऐसे जुड़े, FCl, FCl, इस प्रकार। सभी की संयोजकता कितनी है, कार्बन की संयोजकता 4। ये 4 फ्रियोन है, चारों में से ऐसे पूछ ले कि फ्रियोन 112 का सूत्र, तो C2F2Cl4 याद कर लें आप, फ्रियोन 12 CF2Cl2, ये है हमारे पास फ्रियोन। इसी के साथ इसमें 2 प्रकार की गैस हैं, CNG और LPG, या तो इनके पूरे नेम कि CNG का पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दोनों में हमारे वातावरण या पर्यावरण के लिए अच्छी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। कौन सी मानी जाती है, CNG प्राकृतिक संपीड़ित गैस, क्योंकि एक तो ये क्या है, हल्की होती है, और एक इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में निकलती है जब इस गैस का यूज़ किया जाता है। और इस गैस के घटक क्या है, बनती कैसे है, इसमें मीथेन और कुछ प्रकार के हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो ये है हमारे पास दो प्रकार के ईंधन के रूप में CNG और LPG। LPG है, हम देखते हैं कि पेट्रोलियम के कुएं से जब पेट्रोल का प्रभाज्यसन किया जाता है तो उसमें सबसे पहले टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर हमें विभिन्न प्रकार के गैसेज प्राप्त होती है। उस गैसेज को जब उच्च दाब पर द्रवित किया जाता है तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी गैसेज फॉर्म से किस में आ जाती है? द्रवित फॉर्म में। और ये हमारे वातावरण के लिए क्या है? थोड़ी सी हानिकारक है, क्योंकि एक तो क्या है, थोड़ी भारी होती है, इसलिए अगर ये इसका रिसाव होता है तो ये वातावरण में फैलती नहीं, ये नीचे ही एकत्रित होती रहती है और इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। यदि दोनों में तुलना करके पूछा जाए तो आप बेस्ट किसे बताएंगे? CNG को। और अब यह भी कोशिश की जा रही है कि हमारे जो वाहन हैं जिनमें हम डीजल पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भी हम CNG से रिलेटेड, CNG से संबंधित वाहनों का अगर चलन हो जाए तो हमारे पर्यावरण को हम प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। तो ये है हमारा कुछ दैनिक जीवन के यौगिक, जैसे फ्रियोन, इसमें इसकी परिभाषा पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें 4 प्रकार के हैं। इन चारों के कैसे बने सूत्र, अगर वो देखना है कोई काम की बात नहीं है, बता देंगे आपको, लेकिन हमें सिर्फ ये 4 सूत्र याद करने हैं। तो आप सीधे चारों सूत्र याद कर लीजिए, फ्रियोन 11, 12, 112 और 113। इसी के साथ CNG और LPG दोनों की तुलना हो जाएगी और दोनों कैसे कैसे बने हैं और क्या इनके उपयोग हैं। तो ये है हमारा टॉपिक। आगे हम देखते हैं कार्बन के अपर रूप। अपर रूप किसी तत्व के ऐसे भिन्न भिन्न रूप जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग लेकिन रासायनिक गुणों में समानता है, एक दूसरे क्या कहलाते हैं? अपर रूप। इसी प्रकार कार्बन के 2 अपर रूप हैं, एक तो होता है क्रिस्टलीय और एक अपर रूप होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में ये जिस हम तत्व की बात कर रहे हैं उसके आपस में परमाणु एक निश्चित ज्यामिति, एक निश्चित आकृति और निश्चित बंद कोण द्वारा सुव्यवस्थित क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप। और इनमें परमाणुओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, ये संरचना क्या कहलाती है? अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में हमारे सिलेबस में 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरिन। और यहाँ है हमारे पास अक्रिस्टलीय में कोयला, कोक, काजल, डामर, इस तरह। तो ये है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप। इसमें भी हीरा और ग्रेफाइट, इन दोनों में अंतर पूछा जाता है कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है। अब हम देखते हैं हीरा। हीरा क्या है? कार्बन का ऐसा क्रिस्टलीय अपर रूप है जो सबसे पहली विशेषता तो इसकी ये कठोर होता है और यह आपस में, इसमें प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता और ये चतुष्फलकीय संयोजकता यानी चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। और इसमें ऐसे प्रबल सहसंयोजी बंध होते हैं कि हीरे की प्रकृति या गुण को क्या बना देते हैं? ये सबसे कठोर। इसीलिए हीरे का यह उपयोग होता है कि यह कांच काटने में, चट्टान या पत्थर काटने में भी उपयोग किया जाता है। और कोयले की चट्टान होती है जिसमें बहुत अधिक दबाव के कारण किसका निर्माण होता है? वहाँ हीरा। और हीरा क्या होता है? पारदर्शक भी होता है। इसमें कार्बन की ये संरचना हीरे की 4 संयोजकताएं होती है और इसमें कार्बन के मध्य की दूरी 154 पिकोमीटर और कार्बन में संकरण क्या होता है? sp3। और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता फ्री नहीं होती है, इसीलिए ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक। जबकि ग्रेफाइट है, यह भी कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप ही है, लेकिन यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक। और ऐसा पूछा जाता है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन का संकरण क्या होता है बच्चों? sp2 और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसमें क्या पाई जाती है? चालकता पाई जाती है। इस प्रकार इसमें षटकोणीय संरचना होती है और इनमें एक कार्बन संयोजकता तो 4 ही दर्शाएगा, एक द्विबंध होता है जो दुर्बल द्विबंध होता है। ये डॉट आपको जो दिखाई दे रहा है ये कैसा होता है? दुर्बल द्विबंध। इसी के कारण ये क्या है? इनमें बीच में कुछ गैप आ जाता है और ये परतें, षटकोणीय परतें एक दूसरे पर आसानी से स्लिप हो सकती हैं या फिसलती हैं, इसीलिए यह ग्रेफाइट है। इस हीरे की तुलना में क्या होता है? कोमल भी होता है। और यह इसका उपयोग क्या है? ये स्नेहक के रूप में या ग्रीस के रूप में उपयोग में किया जाता है। और जो आप बच्चों पेंसिल इस्तेमाल करते हैं उसमें राइटिंग वाला, लिखने वाला भाग क्या होता है? ग्रेफाइट ही होता है। और
तीसरा है हमारे पास फुलरिन। फुलरिन है बकमिस्टर फुलरिन ने इसकी संरचना का अध्ययन किया था। इसमें C60 C70 इस तरह से कार्बन, यानी C60 60 कार्बन होते हैं इसमें, और इसमें अलग अलग 32 फलक, इस प्रकार इसमें फलक से संरचना बनती है इसमें। और इसमें क्या होता है कि 32 फलक होते हैं, जिनमें 20 तो क्या होते हैं षटकोणीय होते हैं और 12 कैसे होते हैं पंचकोणीय फलक होते हैं। ये है 12 इसमें पंचकोणीय। और कैसी संरचना बनती है, गोल गुंबद या बॉल जैसी संरचना बनती है, इसलिए इसका नाम क्या है फुलरिन। तो ये है हमारे पास कार्बन के अपरूप, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। यहाँ से क्वेश्चन हीरा और ग्रेफाइट की संरचना, दोनों में से किसी एक की संरचना या दोनों में अंतर पूछा जाता है। और हीरा है विद्युत का कुचालक, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है।